चलते हैं हम लोग कल का नंबर 451। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। फॉलोइंग प्लांट पर कंसीडर कीजिए: बोगनविले, कार्नेशन, कोको और अंगूर। ये क्या है? तो चलिए हम लोग विचार करते हैं। कार्नेशन कहता है, कार्नेशन बोगनविल मतलब क्या होता है? बोगनविले मतलब कागज का फूल प्लांट, पेपर प्लांट बोला जाता है इसको, पेपर फ्लावर प्लांट बोला जाता है। कार्नेशन क्या होता है? ये फूलों वाला पेड़ होता है। कार्नेशन मतलब क्या? फूलों वाला पेड़। और कोको क्या होता है? कोकोआ होता है जिससे चॉकलेट बनता है। और अंगूर आप जानते हैं लताएं होता है, याद रखिएगा, लताओं की खेती अंगूर, याद रखिएगा। तो हम देखते हैं बोगनविले, कार्नेशन, कोको और अंगूर, निम्न में से कौन प्लांट स्टेम कटिंग द्वारा प्रवर्धित किया जाता है? मतलब कह रहा है कि कौन सा पौधा है जिसका स्टेम काटने के बाद उसको बो दिया जाता है और फिर वो उसका प्रवर्धन होता है। काटने के बाद, तना को काटने के बाद उसको फिर रोपा जाता है और वो पेड़ हो जाता है। तो बोगनविले कागज का फूल जो है, इसके तना को काटकर हम रोप देंगे तो आराम से हो जाएगा। कार्नेशन फूलों वाला पेड़ है, इसके भी तना को काटकर हम रोप देंगे तो एक नया पेड़ बन जाएगा। अंगूर का लता है, इसको काटकर रोप देंगे तो हमारा पेड़ बन जाएगा। लेकिन कोको क्या है? कोको के तना को काटकर आप रोपिएगा तो कोको नहीं होगा। इसके लिए बीज चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? सीड्स चाहिए, याद रखना, स्टेम नहीं, सीड्स चाहिए। तो ऑलरेडी उत्तर क्या हो जाएगा? कौन स्टेम कटिंग द्वारा प्रवर्धित होता है? तो बोगनविले, कार्नेशन, अंगूर। 1 2 4 उत्तर हो जाएगा सी। कोको नहीं होगा, याद रखिएगा, इसमें कोको नहीं होगा, इसे ध्यान में रखेंगे। स्टेम सेल प्लांट का मतलब होता है पौधे का एक हिस्सा काटकर जड़ विकसित किया जाता है और उस जड़ को रोप दिया जाता है और इससे हमारा पेड़ बन जाता है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी आपका उत्तर हो गया सी, याद रखना है। ये सारा सवाल पिछला कमीशन में पूछा गया है। दैट इज अ PYQ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हार्ड क्वेश्चन इसे माना जाता है, जिसे छोड़ देता है। तो इसलिए इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और यहां से सवाल उठता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 452। 452 क्या कहता है जी? टिक्स एंड माइट्स क्या होता है? तो देखिए, टिक्स एंड माइट्स जो होता है वो क्या होता है? ऑलरेडी एक सब ऐसा जीव है जो मकड़ी वंशी है। मकड़ी वंशी किस वंश का? तो मकड़ी वंशी, याद रखिएगा। आर्केडिना, आर्केडिना प्रजाति का ये सब मकड़ी वंशी है, याद रखना है। जैसे स्पाइडर हो गया, टीक हो गया, माइट हो गया, किंग क्रेक हो गया, ये सारा जीव जो है वो ऑलरेडी मकड़ी वंशी है, याद रखिएगा। जिसको आर्केनिडा बोलता है, आर्थ्रोपोडा बोलता है, याद रखिएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी मकड़ी वंशी हो जाएगा। किस प्रजाति में, किस वंश में इसको रखा जाता है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 453। यदि किसी उभयलिंगी, उभयलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुवंग और जायांग, पुवंग का मतलब होता है एंड्रोशियम,
मतलब पुंकेसर, और जायांग का मतलब होता है गायनीशियम, याद रखना है। एंड्रोशियम और गायनोशियम आपने पढ़ा होगा, और ये अलग अलग समय पर मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम भिन्न काल पक्वता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न काल पक्वता बोलते हैं। तो ये क्या है इसका मतलब, इसका मतलब समझिए आप कि एक ऐसा फूल जिसमें एंड्रोशियम और गायनीशियम अलग अलग समय पर मैच्योर होता है, याद रखिएगा, नर और मादा अलग अलग समय पर मैच्योर होगा, तो उसके बीच में रिलेशन होगा नहीं, याद रखिएगा। एक समय पर मैच्योर होगा तब तो रिलेशन होगा, तब तो सेल्फ पॉल्यूशन होता, पॉलिनेशन होता। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना कम है, क्योंकि मैच्योरिटी का टाइम और पीरियड अलग अलग है। तो टाइम पीरियड अलग होने के कारण भिन्न काल परिपक्वता कहलाता है, याद रखिएगा। तो इसका क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, अर्थात जीव दूसरे जीवों के साथ रिलेशन क्रिएट हो जाता है, और इसके लिए कीट बहुत बढ़िया माध्यम होता है। तो प्लांट में जो पॉलिनेशन प्रोसेस होता है कीट के माध्यम से होता है, याद रखिएगा। और जो उभयलिंगी होता है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कम होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा होता है। इस कारण से क्या होता है, इस कारण से इस पौधे के पुष्प के जो प्रजाति होते हैं विविध प्रकार के होते हैं, उसमें विविधता आ जाती है। ये मानव में भी समझ लीजिए, ये ह्यूमन बीइंग में भी आप समझिए कि शादी विवाह क्या होता है, परिवार के बाहर होता है। क्यों, इसका कारण यही है कि विभिन्न प्रकार का जो मेरिट है उसमें डाइवर्सिटी हो। यदि एक ही परिवार में शादी कर लिया जाए तो उसमें ऑलरेडी मेरिट डेवलप नहीं होता है, वो समान गुणों वाला हो जाता है, विविध गुणों वाला नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग की जो परंपरा है शादी विवाह अपने परिवार में न करके दूसरे परिवारों के साथ किया जाता है, इसीलिए कि गुणों को लेकर विविधता बना रहे और बौद्धिक विकास हमेशा हो। तो इस प्रकार से दो गुणों के खोज में ऑलरेडी यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना अधिक है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, याद रखिएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा भिन्न काल पक्वता हो जाएगा। भिन्न काल पक्वता का मतलब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें एंड्रोशियम और गैनीशियम का डेवलपमेंट अलग अलग समय में होता है, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन न होकर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब निषेचन की क्रिया होती है। जैसे महिलाओं में ऑलरेडी स्पर्म और ओवम मिलकर वहां फर्टिलाइजेशन करता है, उसी तरह फूल में, प्लांट में ऑलरेडी ये पॉलिनेशन होता है, याद रखना है। उधर फर्टिलाइजेशन, इधर पॉलिनेशन, तब किसी चीज का विकास, संवर्धन और ग्रोथ होता है। तो उत्तर हो जाएगा 453 का, ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल 454। 454 है, 454 क्या कहता है, 454 कहता है कि जैव विकास के संदर्भ में, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट कीजिए। मतलब कह रहा है कि जिस तरह से जीवों में विकास हुआ तो सांपों में अंगों का लोप होना, मतलब सांप में पहले क्या होता था, सांप में पहले पैर होता था, याद रखिएगा, लेकिन आज आप नहीं देखते हैं। अजगर में पहले 20 ग्रंथि होता था, लेकिन आज नहीं देखते हैं। तो ये समय के साथ जो परिवर्तन है, ये अंगों का लोप है,
इसको क्या कहा जाता है? इसको हम कैसे स्पष्ट करेंगे? समय के साथ विलुप्त हो। तो याद रखना है, इसका उत्तर क्या होगा? अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने पर, यानी कि सांप के पैर का कोई उपयोगिता नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया? विलुप्त हो गया। याद रखिएगा, ध्यान में रखना है। इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया? विलुप्त हो गया। इसे ध्यान में रखेंगे। अंगों के उपयोग और अनुपयोग किए जाने पर, किसी चीज का उपयोग नहीं कीजिएगा तो उसका मेरिट समाप्त हो जाता है। तो जैव विकास में सांपों के अंगों का लोप होने का कारण यही है कि उस अंग का उपयोग नहीं हुआ। तो विकास के दौरान सांप क्या है? पैर खो दिया। सांप क्या है? पैर खो दिया। लेकिन आज भी कुछ सांप में है, जैसे पाइथन। पाइथन जो सांप है उसमें देखिएगा पैर होगा। पहले कान में हड्डी होता था इसका। किसका? सांप के कान में हड्डी हुआ करता था, लेकिन अब हड्डी गायब हो गया है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जिस तरह से जैव विकास हो रहा है, इसके अंगों में ह्रास हो रहा है। याद रखिएगा, आप देखिएगा कि सांप जो होगा, ऑलरेडी केचुली क्या करता है? उतार देता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सांप बढ़ता है, यदि उसका केचुली भी बढ़ता जाता तो वो नहीं उतरता। याद रखिएगा। लेकिन सांप ना बढ़ा, केचुली में किसी प्रकार का ग्रोथ नहीं होता है। जैसे सांप बढ़ता है वैसे केचुली में ग्रोथ नहीं होता है। इसलिए क्या होता है? केचुली को छोड़ना पड़ता है पीछे। यानी आप समय के साथ आप ग्रोथ नहीं करेंगे और जो एग्जाम डिमांड कर रहा है उसको पूरा नहीं करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे, और जो पूरा करेगा वो आगे निकल जाएगा। तो समय के साथ चलना, क्वालिटी के साथ चलना, ये बहुत कम लोगों के पास इसका विवेक है। याद रखिएगा, अन्यथा वो अप्रासंगिक हो जाता है। ये आम जीवन में लागू होता है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने पर सांप अपने अंगों का लोप कर लेता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 455। क्वेश्चन नंबर क्या है? 455। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 455। 454 पर और ध्यान देंगे कि ऑलरेडी यदि उपयोग होता है तो कोई भी चीज क्या होता है? दृढ़ होता है, विकसित होता है। लेकिन वही उपयोग नहीं होगा तो वो निष्क्रिय हो जाएगा और उसका लोप हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। कहा जाता है कि घोड़ा को बैठा दिया जाता तो अपना चाल भूल जाता है। याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 455। 455 कहता है, आवाज आ रही है जी? यस सर। चलो ठीक है। यस सर। अगला सवाल। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वक्तव्य है और एक को कथन ए तथा दूसरे आर को कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और इस प्रकार बताइए उत्तर सही कौन है। कथन ए क्या कह रहा है? व्हिस्की पीने पर, यानी शराब पीने पर मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। ठीक है, शराब आदमी पीता है तो क्या होता है? यूरिनल ज्यादा जाता है, यूरिनल बार बार जाएगा। प्रिया कुमारी अपने अपने वॉइस को बंद कीजिए। प्रिया कुमारी अपने साउंड को ऑफ कीजिए। तो शराब पीता तो आप देखिएगा कि मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। कैसे?
तो इसके लिए क्या होता है, एक केमिकल रिलीज होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है वेसोप्रेसिन। और वेसोप्रेसिन क्या करता है, बॉडी में वाटर बैलेंस करता है और बीपी को बैलेंस करता है, याद रखिएगा। किडनी पर इसका वर्क जबरदस्त होता है वेसोप्रेसिन का, याद रखेंगे। और जो हमारा ब्लड वेसल्स है उसको बढ़ा देता है, उसको बढ़ा देता है तो बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो वेसोप्रेसिन एक ऐसा रसायन है जो ऑलरेडी रिलीज होने पर वाटर इम्बैलेंस होता है, और वेसोप्रेसिन को क्या करता है, शराब गड़बड़ा देता है। शराब जो है विस्की हो गया, रम हो गया, ऑलरेडी ये सारे जो है वेसोप्रेसिन केमिकल रिलीजिंग को इम्बैलेंस कर देता है। दूसरा कहता है एल्कोहल का अंतर्ग्रहण करने पर शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है, याद रखिएगा। एल्कोहल जैसे लेगा तो क्या होगा, शरीर में वेसोप्रेसिन की मात्रा बढ़ेगी नहीं बल्कि कमेगी, और वेसोप्रेसिन की मात्रा कमेगी, इसका मतलब क्या होगा कि यूरिन अधिक हो जाएगा, मूत्र का त्याग अधिक होगा, याद रखिएगा, अति मूत्र स्राव हो जाएगा। तो पहला तो सही है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा है जो गलत है, स्राव बढ़ नहीं घट जाता है, याद रखना है। एल्कोहल जैसे लेता है तो वेसोप्रेसिन का रिलीजिंग क्या होता है, भाग जाता है, कम जाता है, और ये कमेगा तो क्या होगा, मूत्र त्याग की जो लक्षण है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से पहला सही है, दूसरा गलत है। और याद रखना है हाइपोथैलेमस जो हमारा पार्ट है वहीं से इसका कंट्रोलिंग होता है वेसोप्रेसिन का। तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी इसका अति मूत्र स्राव होता है, क्यों, क्योंकि वेसोप्रेसिन जो है वो कम जाता है। आप डायबिटीज में भी देखिएगा, कल हमने आपको बताया था कि डायबिटीज वाला पेशेंट बार बार यूरिनल जाता है और इसलिए उसको प्यास अधिक लगता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से, या जिसका बीपी इम्बैलेंस है उसको बैलेंस के लिए जो बीपी की दवाई चलती है वो कुछ नहीं, वेसोप्रेसिन को अप एंड डाउन करता है, याद रखिएगा। वेसोप्रेसिन केमिकल को अप एंड डाउन करेगा और उसी से उसका ऑलरेडी बीपी कंट्रोल होता है, ध्यान में रखेंगे। चलो, तो इस प्रकार ए सही है और आर गलत हो गया। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीव में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। कहता क्या है, कहता है कि जब एक जीव से नया जीव की उत्पत्ति होती है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन है। पहला आइसोलेशन, मतलब होता है पार्थक्य, अलग होना। दूसरा है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, अर्थात जीव के डीएनए में ही इसका स्थायी परिवर्तन हो जाता है, ये म्यूटेशन हो गया। और दूसरा होता है प्राकृतिक वरण, अर्थात बेहतर गुण वाला जो जीव होता है वो जीवित रहता है और वो प्रजनन करता है और आगे बढ़ता है, ये हुआ नेचुरल सिलेक्शन। और एक है लैंगिक जनन, मतलब सेक्स रिप्रोडक्शन, अर्थात अंडाणु और शुक्राणु मिलेगा तो स्वाभाविक है जायगोट बनेगा और जीव उत्पन्न होगा और परिवर्तन होगा। याद रखिएगा, नई प्रजाति में ऑलरेडी
आइसोलेशन होता है, मतलब एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है। याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कोई जरूरी नहीं कि डेवलप होकर वो सेपरेट हो जाए। जब तक सेपरेट नहीं होगा तब तक नए जीव की उत्पत्ति नहीं होगी, याद रखना है। तो इसका सही उत्तर, सटीक उत्तर चारों लग रहा है, लेकिन इसमें दी बेस्ट उत्तर जो हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए। चलिए, आइसोलेशन थ्योरी। नेक्स्ट 457। 457 कहता है, क्या कहता है? 457 कहता है कि 457 कहता है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ कि सेल और सेलुलर मॉलिक्यूलर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो भी प्रोग्राम सेल डेथ होता है उसकी कोशिका और आणविक नियंत्रण को हम क्या कहते हैं? एप्टॉप्सिस कहते हैं, एजिंग कहते हैं, डीजेनरेशन कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया शब्द है, आम जीवन में इसका समझ होना चाहिए, तो आप जिंदगी को जीत सकते हैं। कहता है कि प्रोग्राम सेल डेथ, अर्थात जो आपके अंदर सेल है और उसकी आवश्यकता नहीं है, जो अनवांटेड सेल है, वो क्या होता है? डेड होता है और न्यू सेल जनरेट होता है। ये प्रोसेस होते रहना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं एप्टोसिस, एपोप्टोसिस बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं। एपोप्टोसिस में क्या होता है? बॉडी में अनवांटेड सेल जो है वो ऑलरेडी डेड होता है और जो वांटेड सेल होता है वो डेवलप होता है, और यही जीवन है, याद रखना है। यदि ऐसा है तो जीवन है। और ये बिल्कुल सही है। दूसरा, पहला एकदम सही है। दूसरा क्या? एजिंग क्या होता है? एजिंग को समझिए। एजिंग का मतलब हो गया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो बॉडी सेल और मेंटल सेल का जो क्षमता होता है उसमें गिरावट होती है, और अंततः बहुत सारा जो फंक्शन है बॉडी का बंद हो जाता है। आपका इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन का सेक्रेशन बंद कर देता है, इंबैलेंस कर देता है। इंबैलेंस करेगा तो अंगों का विकास उतना नहीं होगा जितना जवानी में होता है। आप जवान है, युवा हैं, तो आपका जितने सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स है एक्टिव है और बहुत अच्छे लेवल पर अपना हार्मोन छोड़ रहा है। किसके लिए? अंगों के लिए। इसलिए संपूर्ण अंगों का विकास युवा में होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इसके में गिरावट आती है। क्यों? क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, इंडोक्राइनल डिजीज हो जाता है, तो इससे बॉडी में विकार आता है। सेल को जो ताकत मिलना चाहिए, एनर्जी मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता, इसलिए झुर्रियां बढ़ जाता है उम्र बढ़ते बढ़ते। तो इस प्रकार से इसी को एजिंग बोला जाता है, याद रखना है, एजिंग। चलिए, डीजेनरेशन क्या होता है समझिए इसको। डीजेनरेशन का मतलब हो गया कि प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, मतलब कि क्वालिटी ऑफ समथिंग इंटेंजिबल, याद रखना है। माने किसी भी चीजों में गिरावट, किसी चीजों के क्वालिटी में, जो क्वालिटी आपके अंदर दिख रहा था आज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? डीजेनरेट हो गया। इसका मतलब जो आपके मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता थी पहले, वो अब नहीं रहा। इसी को पतन बोला जाता है। जैसे कैसे भी चर्चा चल रहा है कि 75 वर्ष की उम्र के बाद
प्रधानमंत्री और मंत्री फलाना चिलाना ये सब नहीं होना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये क्या है? ये वही बात है कि जो आपके अंदर क्वालिटी था वो अब दिख नहीं रहा है और आप बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप डी जनरेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अपहरासन इसको बोला जाता है। चलिए, और एक और है नेक्रोसिस। एक क्या है? नेक्रोसिस, याद रखना है। नेक्रोसिस का मतलब क्या हो गया? सेल आपका डेथ हो गया। सेल क्या हो गया? डेड हो गया। अर्थात उसमें ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है। फ्लो नहीं होगा तो सेल डेथ हो जाएगा। सेल डेड हुआ इसका मतलब शरीर में सेल डेड है, इसका मतलब उस अंग को काट कर निकालना होगा। और ऐसे तो डेड जीवन है ही है। डेड हो गया इसका मतलब क्या? पूरी तरह उसमें ब्लड फ्लोइंग समाप्त हो गया। तो चारों चार चीज है। लेकिन जो आपका प्रश्न पूछ रहा है कि अनवांटेड सेल जो है उसको एलिमिनेट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो एपोप्टोसिस बोला जाता है। एपोप्टोसिस बोला जाता है। और ये आपके डीएनए में है, याद रखिएगा। ये डीएनए में प्रोग्राम पूरी तरह फिट है कि आवश्यक सेल का निर्माण और अनावश्यक सेल का विनाश ये होते रहना चाहिए, और ये जीवन है। लेकिन बुढ़ापा में क्या होता है? आवश्यक सेल का निर्माण ही नहीं होता है, याद रखिएगा। बुढ़ापा क्या है? वांटेड सेल का डेवलपमेंट नहीं होना और सेल का ह्रास होना, यही तो बुढ़ापा है। चलो, यही तो एजिंग है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 457 का ए हो जाएगा। अगला सवाल 458 है। 458 कहता है कि डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए के निम्नलिखित में से किस विशेषता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है को संग्रह करने और ट्रांसफर करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त माना जाता है? माने कौन ऐसा तत्व है? पहला, ट्रू एस्टेनॉस क्यू पूरकता। दूसरा, डबल हेलिक्स। तीसरा, प्रति मोड़ क्षारक युग्मों की संख्या। और संग्रह फॉस्फेट बैकवेट। अब देखिए, डीएनए में क्या है? 4 नाइट्रोजिनस एलिमेंट है, याद रखेंगे, आपने पढ़ा होगा। एटीजीसी अर्थात एडानिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडानिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, याद रखना है। और यदि हमारा यूरेसिल हो जाता है तो वो आरएनए हो जाता है। और यहां पर एटीजीसी है, ऑलरेडी हमारा डीएनए है। और देखिएगा, एटी जो होगा वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐड रहता है, और जबकि जीसी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। इसका जो स्ट्रैंड होता है, 2 स्ट्रैंड्स क्यू जो होता है, वही होता है, वही क्या करता है? वही इंफॉर्मेशन को आपको रिजर्व रखता है और वो ट्रांसफर रखता है और वो ट्रांसफर करता है। जैसे पापय पूत प्रापत घोड़ा नहियम कुछम थोड़म थोड़ा, कहावत आपने सुना होगा। मतलब आपके पिताजी में जो गुण है, जरूर आप में कुछ ना कुछ आया है। इसको क्या बोला जाता है? आनुवांशिक गुण बोला जाता है। और ये सारा इंफॉर्मेशन कहां होता है? डीएनए में होता है, जीन में होता है, याद रखिएगा। और ये सारे संग्रह किए रहता है और वो फिर दूसरे में जाना, ये सारा काम कौन करता है? तो ये स्टैंड करता है। इसी का ऑलरेडी टू एस्टेनॉस कनेक्टेड विथ एटीजीसी, उत्तर हो जाएगा हमारा ए, याद रखना है। और
डीएनए हमारा क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है, और इसका जो हेलिक्स होता है वो ग्लूकोज और फॉस्फेट से होता है, याद रखिएगा। हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल 459। 459 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लीजिए। पहला कहता है कि टेप वॉर्म उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब होता है एक ही कृमि में, एक ही वर्म में मेल और फीमेल दोनों अंगों का विकास हो। तब फीता कृमि टेप वॉर्म बिल्कुल उभयलिंगी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, गोल कृमि राउंड वॉर्म को अलग अलग लिंग होते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, अलग अलग लिंग होता है। तीसरा, फाइलेरिया सूत्रकृमि निमेटोड से होता है, ये भी सही है। फाइलेरिया जिसमें पैर फूल जाता है ऑलरेडी, ये निमेटोड से होता है, सूत्रकृमि से होता है। और चौथा, गिनी वॉर्म, गिनी वॉर्म एनेलिड होता है। एक गिनी वॉर्म जो है एनेलिड नहीं होता है, याद रखिएगा, बल्कि ये भी निमेटोड होता है, ये भी सूत्रकृमि होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ऑलरेडी चौथा हमारा गलत हो गया। और ये वॉर्म जो आप जान रहे हैं, ये गिनी कृमि जो है बड़ा खतरनाक है। इसी प्रकार से युवा को यदि ग्रस लेता है तो समझो उसका ब्रेन फंक्शन और बॉडी फंक्शन दोनों को एकदम डेड कर देता है। 2000 में इसका जबरदस्त अटैक हुआ था, लेकिन अंतिम अटैक 2000 था। उसके बाद भारत को पूरी तरह इसे रोग मुक्त घोषित कर दिया गया कि भारत में अब गिनी वॉर्म नहीं रहा। तो इस प्रकार से ऑलरेडी हमारा जो मेडिसिन डेवलपमेंट है उसके आधार पर हमने इन सारे कीड़ों को कंट्रोल कर लिया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जबकि चौथा हमारा गलत है। और ये कैसे होता है, जो भी दूषित पानी पीता है, जो भी पॉल्यूटेड वाटर पिएगा तो उस वाटर में गिनी वर्म होता है, और उसके पीने से आपका मेंटल सेल और बॉडी सेल दोनों डैमेज होता है और आपको इनएक्टिव कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। खास करके युवा में इसका सूत्रकृमि किसे कहते हैं? जबरदस्त होता है। तो क्या करें आनंद? सूत्रकृमि किसे कहते हैं सर? हाँ, सूत्रकृमि इज अ टाइप ऑफ कृमि। एक प्रकार से ये कीड़ा है, समझ गए? एक प्रकार से ये कीड़ा है, याद रखिएगा, जिसे फाइलेरिया डिजीज होता है। इसमें क्या होता है, सेल जो होता है वो डैमेज हो जाता है, सेल में सूजन हो जाता है, आपका पैर फूल जाएगा। कहां पर? ज्वाइंट के निकट। ये हुआ था 6ठा क्लास में, हमको याद रखना, फाइलेरिया। वो ऑलरेडी क्या हुआ था कि यह हमारा जो पैर के तलवा के निकट उसमें सूजन आ गया था, तो बोला ये फाइलेरिया का लक्षण है। लेकिन मात्र हमें 60 रुपया का दवा दिया गया था, मुझे याद है 60 रुपया का दवा दिया गया था, होम्योपैथी, एकदम तुरंत वो ठीक कर दिया। तो इस प्रकार से वॉर्म डेवलपमेंट होता है बॉडी में, उसका समाधान है, समय पे समाधान कीजिए, ठीक हो जाएगा। प्रकृति में हर चीज है, जैव विविधता है, यहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, और इससे आप बच नहीं सकते हैं। बचेंगे कब? जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तब। और इसके लिए आहार विहार संस्कार तीनों पर ध्यान देना होगा कि हम भोजन कैसा ले रहे हैं, किस परिवेश में जा रहे हैं, कैसा विचार हमारा है, इसी पर आपका हेल्थ निर्भर करता है। हेल्थ आपके थाली में है, याद रखेंगे, थाली में आप क्या क्या ले रहे हैं इसी से आपका हेल्थ का निर्माण होता है, याद रखिएगा। चलो, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अगला सवाल 460।
460 कहता है कि निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार कीजिए, कर लीजिए। 460 कहता है कि तितली, कछुआ, क्लाउनफिश, समुद्री एनीमोन और एफिडस और चींटियां उपयुक्त में से कितनी प्रजाति जो एक दूसरे साथ सहजीवी है, याद रखना है, सहजीवी, सिम्बायोटिक, याद रखेंगे, जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता। बिल्कुल। पहला तितली और कछुआ। श्वेता कुमारी सुन रही है? यस सर। हाँ, तो देखो आज मैं बता रहा था कि तितली तितली और कछुआ, याद रखिएगा। ये कछुआ क्या है? ये कछुआ जहां रहता है तो उसके आंख के निकट बहुत सारा कांची पैदा होता है। कांची जो हम लोग को लगता है ठंडा के समय में, बच्चों को लग जाता है कांची, आप समझते हैं, मतलब आंख से निकला हुआ अवशिष्ट पदार्थ, उसको हम कांची बोलते हैं। लेकिन उस कांची को साफ कौन करता है? तितली, याद रखिएगा। यानी उस कांची को वो खाता है, वो कांची ही तितली का भोजन है। इस कारण से क्या होता है, कछुआ का आंख साफ हो जाता है और तितली का भोजन मिल जाता है। इसलिए दूसरे दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित है, अनुनाश्रय संबंध है। कछुआ का जो आंख की सफाई तितली के द्वारा होता है और तितली का भोजन ऑलरेडी कछुआ के आंख का अवशिष्ट पदार्थ है। तो इस प्रकार से सिम्बायोटिक रिलेशन है, बिल्कुल सही है। दूसरा, क्लाउन फिश और समुद्री एनीमोन। क्लाउन फिश और समुद्री एनीमोन, देखिएगा ये दोनों समुद्री जीव है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। कैसे? तो क्लाउन फिश क्या करेगा? एनीमोन को साफ करता है। क्लाउन फिश क्या करता है? एनीमोन को, समुद्री एनीमोन को क्या करता है? साफ करता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे केमिकल लेयर डेवलप हो जाता है, तो उसको साफ करता है। और एनीमोन क्या करेगा? एनीमोन क्या करता है? क्लाउन फिश को दूसरे मछली से बचाता है। यदि एनीमोन नहीं रहेगा तो क्लाउन फिश को दूसरा मछली खा जाएगा। इसलिए क्लाउन फिश को रक्षा प्रदान करता है एनीमोन, और ऑलरेडी क्लाउन फिश एनीमोन को सफाई करता है ताकि उसके ऊपर जो समुद्री रासायनिक लेयर जो होता है वो न जमे। तो एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशन है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, एफिडस और चींटियां। चींटी क्या करता है? एफिडस को शिकारी से बचाता है। एफिडस जो जीव है उसको शिकारी से बचाएगा। कौन? चींटी। उसको चारों तरफ घेरे रहता है। और एफिडस क्या करता है? एफिडस चींटी को मीठा भोजन प्रदान करता है, याद रखिएगा। एफिडस चींटी को जो है मीठा भोजन प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से तीनों का देख रहे हैं रिलेशन हमारा सिम्बायोटिक है, इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो 460 का उत्तर क्या हो गया? तीनों प्रजातियां हैं जो एक दूसरे से सहजीवी संबंध साझा करती है। चलिए, तो उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल 461। 461 कहता है कि न्यूक्लियस के अलावा सेल के किस ऑर्गेनल में, प्रिया कुमारी अपना साउंड को बंद करो, ठीक है, चलो। और नाभि के अलावा सेल के किस ऑर्गेनल में डीएनए होता है? तो नाभि के अलावा ऑलरेडी सेल के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक में तो होवे करेगा, इसके अलावे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इसके अलावे क्लोरोप्लास्ट में होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? डीएनए होता है, जो बायोलॉजिकल मैसेज का वाहक होता है, याद रखेंगे।
तो क्या उत्तर हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसमें सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल क्या होता है? सेल में मौजूद बेलनाकार संरचना, बेलनाकार संरचना याद रखना है, दैट इज द सेंट्रियोल। और गोल्गी एपरेटस क्या होता है सेल में? ये प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करता है, सिंथेसाइज करता है। और लाइसोसोम क्या? आत्महत्या की थैली, अनावश्यक सेल को खुद खाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में नाभि के अलावा डीएनए मौजूद होता है, याद रखिएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कहता है कि अगला पॉइंट कहता है कि ब्रेस्ट बोन को क्या बोला जाता है? ब्रेस्ट बोन को क्या बोला जाएगा? कॉलर बोन को क्या बोला जाएगा? नी बोन को क्या बोला जाएगा? और शोल्डर ब्लेड को क्या बोला जाएगा? इसके लिए नाम है, याद रखना है, ध्यान में रखेंगे। तो याद रखना है कि हमारा बोन जो है, इसी पर हमारा शरीर टिका हुआ है। बोन बॉडी में वही काम करता है जो मकान में छड़ का काम है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा बोन का निर्माण ऑसिन प्रोटीन से होता है। कौन सा प्रोटीन? ऑसिन, OSSEIN, ऑसिन प्रोटीन से होता है, याद रखिएगा। 2-3 मिनट लूंगा मैं बोन पर, याद रखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऑसिन प्रोटीन से बना होता है, ध्यान में रखना है। और ऑलरेडी इसके अलावे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम फास्फोरस हो गया, मैग्नीशिया फॉस हो गया, कैलकेरिया फॉस हो गया, इससे हमारा बोन का निर्माण होता है। कैलकेरिया फॉस, मैग्नीशिया फॉस और प्रोटीन। मैग्नीशिया फॉस इतनी अच्छी दवा है होम्योपैथी में कि घर में रखना चाहिए। मैग्नीशिया फॉस 6X रख लीजिए, और यदि किसी प्रकार कहीं किसी को दर्द हो तो आराम से 4 गोली देना है। देयर इज नो साइड इफेक्ट, और पॉजिटिव इफेक्ट जबरदस्त है, क्योंकि जो आपके बॉडी में कम रहा है उसको पूरा कर दीजिए, बैलेंसिंग हो जाएगा। तो याद रखना है, जो हमारा बोन है वो ठोस होता है और कठोर होता है। बोन के ऊपर एक आवरण होता है, हड्डी के ऊपर जो हमारा आवरण होता है उसको पेरियोस्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरियोस्टर्नम बोलते हैं, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखेंगे। अब यदि बोन का पूरे बॉडी में हम कल्पना करें तो ऑलरेडी 2 तरह का होता है। पहला तो इन्वेस्टिंग बोन होता है, जिसे हम लोग डर्मल बोन बोलते हैं। जैसे मानव की खोपड़ी, जैसे खोपड़ी हुआ और कंधा हुआ, तो उसमें कैसा बोन? तो इन्वेस्टिंग बोन। और याद रखेंगे, जो हमारा बॉडी बोन होता है वो कार्टिलेजियस बोन होता है, याद रखना है। यानी कार्टिलेज से बोन में परिवर्तन होता है, कार्टिलेज से बोन में परिवर्तन। जैसे हमारा छाती हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, वर्टिब्रेट्स हो गया, तो उसमें कार्टिलेजियस बोन होता है, कार्टिलेजिनस बोन होता है, याद रखिएगा। कार्टिलेजिनस बोन होगा, यह ध्यान में रखना है। और ये जो कार्टिलेज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और इलास्टिक होता है। इस प्रकार से बोन का नेचर है। बोन में यदि किसी प्रकार की डेंसिटी की कमी आ गई तो बीमारी हो जाता क्या? ऑस्टियोपोरोसिस, ये ध्यान में रखना है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? इसमें कैल्शियम और विटामिन डी का जबरदस्त कमी हो जाता है और बॉडी का बोन का डेंसिटी कम जाता है। इस कारण से बड़ा कहीं भी हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, टूट गया, क्योंकि हड्डी में जान नहीं है,
बुढ़ापा में देखिएगा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन का डेंसिटी कम जाता है, इस कारण से हल्का सा गिरा को वो टूट गया, याद रखेंगे। इसी में आपसे पूछेगा कि बताओ आप कि मानव का खोपड़ी जो ऊपरी भाग होता है जिसे ललाट बोलते हैं, उस बोन को क्या बोला जाता है? तब फ्रंटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रंटल, FRONTL, फ्रंटल। नाक के हड्डी को क्या बोला जाता है? नाक के बोन को क्या बोला जाता है? तो नसल बोला जाता है, याद रखिएगा, नसल। पीछे जो आप देख रहे हैं, पीछे आपका जो माथा है, पिछला भाग, उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीपेटल बोला जाता है, याद रखना, ऑक्सीपेटल। और जबकि कान के ऊपर वाला जो आप हड्डी देख रहे हो, कान वाला हड्डी नहीं, कान से जो कनेक्टेड हमारा जो सिर है, वो हड्डी जो है हमारा टेम्पोरल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेम्पोरल, याद रखेंगे। और जबड़े की हड्डी क्या होता है? वो मैंडिबल होता है। क्या होता है? मैंडिबल, ध्यान में रखेंगे। और ये जो कमर की हड्डी होती है, दो कमर जिससे हमारा थाई कनेक्टेड होता है, वो पेल्विक गर्डल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेल्विक गर्डल, ये ध्यान में रखेंगे। पेल्विक गर्डल बोला जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से कई एक नाम है, और इसी से यह संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है कि ब्रेस्ट बोन को क्या कहा जाता है, कॉलर बोन को क्या कहा जाता है। और आप जानते हो कि बॉडी में हड्डी कितना? 206। और ये जो हमारा हड्डी होता है वो किसे बनता है? 50% जल हो गया और 50% ठोस हो गया, याद रखिएगा। प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट भी होता है। तो ये सारे हड्डी का नेचर है। आप जानते हो सबसे बड़ी हड्डी कल क्वेश्चन आया था, फीमर है। सबसे छोटी हड्डी हमारा क्या? स्टेपिस है, कान की हड्डी, याद रखना है। क्या? कान की हड्डी, इसे ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से ऑलरेडी आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपका कह रहा है कि ब्रेस्ट बोन क्या कहा जाता है। तो ब्रेस्ट बोन को हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ये छाती का जो हड्डी है वो क्या है? स्टर्नम, याद रखिएगा। कॉलर बोन को क्या बोलते हैं? क्लेविकल। ये कॉलर बोन जो हमारा हो गया, ये क्लेविकल है, याद रखना है। नी कैप, नी कैप जो है हमारा, वो पटेला उसको बोलते हैं। और ऑलरेडी शोल्डर जो है हमारा, कंधा वाला जो ब्लेड है, हड्डी है, उसको हम एस्कैपुला बोलते हैं, याद रखना है। क्या बोलेंगे? एस्कैपुला। इस प्रकार उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पूछेगा कि हाथ वाले हड्डी को क्या बोला जाता है? तो स्कैपुला, रेडियस, अल्ना, कार्पेल और मेटाकार्पेल। स्कैपुला, रेडियस, अल्ना, कार्पेल और मेटाकार्पेल, ये सारे हाथ की हड्डी, याद रखिएगा। पैर की हड्डी क्या है जी? पटेला है, टॉर्सल है, मेटाटॉर्सल है, टीबिया है और फीबुला है। ये सारी हड्डी किसका? पैर की हड्डी, याद रखिएगा। इस प्रकार से ऑलरेडी हड्डी हमारा कई एक टाइप का है, और ध्यान में रखिएगा इसकी रक्षा के लिए कैल्शियम फास्फोरस, मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसको मेंटेन करने की आवश्यकता है, तो हमारी हड्डी ठीक रहेगी। अन्यथा जवानी में लोग ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जा रहा है आजकल। तो इससे बचने के लिए हमें सावधान रहना होगा। कैसे स्वस्थ और मस्त रहें, ये पूरी तरह हमारा थाली पर निर्भर करता है कि हम क्या लेते हैं। चलो, उत्तर हो जाएगा हमारा 462 का डी। अगला सवाल 463। वैज्ञानिक डीएनए अणुओं को, चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हो, इच्छा अनुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे?
तो जोड़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जोड़ेंगे। डीएनए में हम छेड़छाड़ आप कर सकते हैं, एकदम सही है। डीएनए के टुकड़ों में रेस्ट्रिक्शन एंड्रियोन्यूक्लियस तथा डीएनए लैपेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जोड़ा तोड़ा जा सकता है। ओसामा बिन लादेन का यदि डीएनए लेकर किसी में डाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसे अंदर आतंकवादी गुण होगा, और इस पर पूरी तरह रोक है, याद रखिएगा। ऐसा करने का इजाजत अभी किसी को दिया नहीं गया है। तो इस प्रकार से यह स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही करता है। उत्तर हो गया ए। अगला पॉइंट, एथलीट फुट बीमारी क्या है? एथलीट फुट जो है ऑलरेडी वैसी बीमारी है जो फंगस से होता है। ये टीनिया पेडिस नामक फंगस से होता है, याद रखिएगा। टीनिया पेडिस नामक फंगस से होता है। इसमें क्या होता है, पैर का जो त्वचा होता है वो ऑलरेडी वैसे घायल होता है जैसे आप कहते हैं पैर में पानी लग गया, या हमारा तलवा का फट गया। तो याद रखिएगा ऑलरेडी ये बीमारी क्या है, फंगल डिजीज है, याद रखिएगा। चलो अगला, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को ट्रांसप्लांट किया जाता है? देखिएगा, नेत्रदान, जैसे कोई आदमी डेड होता है तब पूछता है उसको क्या डोनेट किया जाता है, तो उसका पूरा आंखें नहीं निकाल लिया जाता है, याद रखिएगा। उसका क्या निकाला जाता है, कॉर्निया भाग। कॉर्निया भाग क्या है, जहां से ऑलरेडी प्रकाश अंदर जाती है, बाह्य प्रकाश आंखों के अंदर जाती है, उसी भाग को क्या बोला जाता है, कॉर्निया। और यदि कॉर्निया किसी को दे दिया जाए निकालकर 6 घंटा के अंदर, एक मृत व्यक्ति के यदि मान लिया कि वो डेड हो गया, उसके 6 घंटा के अंदर कॉर्निया निकालकर किसी को लगाया जा सकता है और एक अंधा व्यक्ति भी देख सकता है, याद रखिएगा। तो ऑलरेडी ये कॉर्निया को दान किया जाता है, ध्यान में रखना है। रेटिना क्या करता है? रेटिना करता है कॉर्निया के माध्यम से जो प्रकाश आ रहा है ऑलरेडी, तो वो प्रकाश किस परत पर पड़ता है, रेटिना पर पड़ता है, याद रखेंगे। लेंस क्या होता है? लेंस होता है पुतली के पीछे आंखों के सामने होता है, याद रखना है, जो आने वाले प्रकाश को अपवर्तित करता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो उत्तर क्या होगा, 465 का ए, इसे ध्यान में रखेंगे। 465 का ए, इसे ध्यान में रखना है। 466 क्या कहता है? 466 कहता है एपीफाइट्स क्या होता है? एपीफाइट्स उस पौधे को कहा जाता है जो अवलंबन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है। देखिएगा, दूसरे पौधे के स्टीम में, तना में एक नया पौधा डेवलप हो जाना, तो उसको क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो परजीवी है, याद रखिएगा। वो 100 जीवी है, 100 पोषी है, परजीवी नहीं है। उसके अंदर भी प्रकाश संश्लेषण होगा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से एपीफाइट जो पौधा होगा वो ऑलरेडी अपने को खड़ा होने के लिए दूसरे पेड़ का स्टेम का सहारा लेता है, लेकिन वो परजीवी नहीं है, याद रखिएगा। तो उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि टाइलिन, पैप्सिन और रेनिन और ऑक्सीटोसिन, ये टाइलिन क्या है? टाइलिन और माल्टोज एंजाइम है, याद रखेंगे, जो मुंह में बनता है और सलाइवा ग्लैंड से निकलता है। और ये क्या करता है, स्टार्च को पचा देता है। मुंह में जो भोजन होता है तो उसका पाचन कहां से शुरू होता है, मुंह से ही शुरू होता है। तो कौन पचाता है? 1.5 लीटर व्यक्ति लार निकालता है। लार जो है सलाइवा, एक दिन में 1.5 लीटर लार निकालते हैं, याद रखिएगा।
और लार से निकला हुआ एंजाइम टाइलिन और माल्टोज, ये दोनों जो है भोजन को पचाने का काम शुरू कर देता है। तो स्टार्च का पाचन कौन करेगा? टाइलिन करेगा, याद रखेंगे। पेप्सिन क्या है? तो ये पेट से निकलता है, आमाशय से निकलता है, प्रोटीन को पचाता है। रेनिन क्या है? आमाशय से निकलता है, लेकिन किडनी से भी निकलता है, याद रखेंगे। ये क्या करेगा? ब्लड में एंजियोटेंसिनोजेन को एजिटोटेंसिन में बदल देता है। इससे क्या होता है? इससे बॉडी का बीपी बैलेंस रहता है, इससे आपका बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहता है, सोडियम पोटेशियम ये सारा बैलेंस रहेगा। यदि ये इम्बैलेंस होगा तो आपको चक्कर आएगा और आप गिर जाइएगा, और ज्यादा होगा तो लहर पैदा होगा माथा में, याद रखिएगा। यदि माथा में लहर है, बॉडी इम्बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब आपका कैल्शियम पोटेशियम और सोडियम गड़बड़ा रहा है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ऑलरेडी रेनिन क्या करेगा? तो ये रेनिन का ये हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? आप देखिएगा दूध वगैरह जाते हैं लाने के लिए, तो कहीं कहीं जो गौपालक है वो इंजेक्शन मारता है गाय को, भैंस को। तो इंजेक्शन जैसे ही मारता है तो उसका जो थन होता है दूध वाला, वो देखिएगा टाइट हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि उसमें सिकुड़न पैदा होता है। सिकुड़न पैदा होते ही वो क्या होगा? टाइट होगा, दूध उसमें उतर जाता है। और दूध उतरता है तो 7 मिनट के अंदर उसे दूहना होता है, अन्यथा वो 7 मिनट के बाद ऑक्सीटोसिन का अपना प्रभाव छोड़ देता है। तो 60 मिनट के अंदर आप दूध को दूह सकते हैं। तो क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड में सिकुड़न पैदा करेगा और गुदगुदी होता है, उसे दूध एकदम टोटल उतार देती है गाय अपने थन में, और जो दूध दूहने वाला है वो दूध दूह लेता है, जिसको हम लोग गांव में कहते हैं गाय को पिन्हाना। गाय पिन्हा गई तो दूध लो, भैंस पहना गई तो दूध लो। चलो, तो ऑलरेडी क्लियर हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा ए, याद रखिएगा, 467 का ए। अगला पॉइंट, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति, यानी ऐसा एक व्यक्ति है जो एक्सीडेंट कर गया और उसको ब्लड की जरूरत है और उसको ब्लड पता ही नहीं है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो हम क्या करेंगे? तो ए भी क्या है? सर्वग्राही है, सबका ब्लड लेता है। ओ क्या है? डोनर है, सबको दे सकता है, लेकिन उसमें क्या? तो ओ निगेटिव दिया जाएगा, जिसमें प्रोटीन नहीं होगा। आरएच क्या है? एक प्रकार से प्रोटीन है, तो उसमें प्रोटीन नहीं होता है, वो आसानी से दे दीजिए, तो उत्तर हो जाएगा ए। अगला पॉइंट, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित सेल ऑर्गेनल्स में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो यार सेल में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होगा? तो आपने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके ऊपर राइबोसोम होता है। दोनों मिलकर ऑलरेडी प्रोटीन संश्लेषण जबरदस्त करेगा। प्रोटीन संश्लेषण होगा तो आपका बॉडी का सेल खिलेगा और आप एकदम स्वस्थ मस्त नजर आएंगे। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण गड़बड़ाया तो सेल डेवलप नहीं होगा तो आप बड़ा सूखा हुआ नजर आएंगे, याद रखना है। तो इस प्रकार से उत्तर हो गया बी। अगला 470 क्या कहता है जी? मानव शरीर में संतान के लिए सेक्स डिटरमिनेशन में स्त्रियों की भूमिका होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। कहता है कि किसी महिला को लड़का हो या लड़की, इसमें सेक्स डिटरमिनेशन में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। काहे होगा? अरे मेल का एक्स और फीमेल का एक्स निकलेगा, रिलीज होगा तो बेटी पैदा होगा, और फीमेल का एक्स और मेल का वाई निकलेगा तो बेटा पैदा होगा। तो सेक्स डिटरमिनेशन में तो महत्वपूर्ण भूमिका पुरुष का है,
लेकिन गांव में आरोप किसको लगाया जाता है? महिलाओं को कि बेटा नहीं हुआ, इसके लिए महिला जिम्मेदार है, इसके लिए पुरुष जिम्मेदार है अकॉर्डिंग टू साइंस। तो याद रखना है, पहला गलत हो गया। स्त्रियों में 2 एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, बिल्कुल। महिला में XX और पुरुष में XY। महिला का X पुरुष का X रिलीज होगा तो बेटी होगा, महिला का X और पुरुष का Y तो बेटा होगा। 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है, याद रखिएगा। 23 जोड़ा क्रोमोसोम में 2 सेक्स क्रोमोसोम और 22 जोड़ा ऑटोजोम होता है, याद रखिएगा। पूछेगा सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितना, तो 1 जोड़ा। और ऑटोजोम की संख्या कितना, तो 22 जोड़ा। तो 22 से 23 जोड़ा, 23 दूनी 46। अगला 471, उत्तर हो जाएगा डी। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशी में थकान होती है। देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन हमने दिया था और ये क्वेश्चन था। थकान की कमी अनुभव होने का कारण क्या है? देखिए आपके बॉडी में कहीं पेन है, इसका मतलब लैक्टिक एसिड जम गया। लैक्टिक एसिड जमने का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन का वहां प्रवाह नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज बहुत तेजी से हमें ऑलरेडी ब्लड के माध्यम से एनर्जी और ऑक्सीजन सप्लाई करता है और हम बड़े थकावट में जो हमारी फीलिंग होती है वो उसको कम करता है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतुओं की बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अपक्षय और लैक्टिक एसिड का संचय। तो इसमें क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड का संचय होने के कारण व्यक्ति ऑलरेडी थकान महसूस करता है, लेकिन कह रहा कि थकान में कमी का अनुभव कैसे होता है? तो थकान में कमी कब होगा? जब हम ग्लूकोज लेंगे तब। इसलिए ग्लूकोज का घोल लेकर का आने के लिए खिलाओ, ग्लूकोज को लेकर आओ पानी में और पियो और काम करो। देखिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जो होशियार बच्चा रहेगा, बड़े बाप का घर का बेटा रहेगा, वो सादा पानी नहीं लाएगा, उसमें ग्लूकोज लाएगा ताकि हमारा ब्रेन एनर्जी और बॉडी एनर्जी मेंटेन रहे। तो ऑलरेडी उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है 472। 472 कहता है कि जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अग्नाशय और कहां कहां से कौन सा निकलता है? तो जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन, ये कल हमने बताया था आपको, ये फीमेल हार्मोन है। ऑलरेडी इससे क्या होता है? इससे महिलाओं में, युवा युवती में जो भी शारीरिक विकास होता है, जैसे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, जेनिटल पार्ट का डेवलपमेंट होना, ये सारा जो है, और जेनिटल जो लक्षण है दिखाई देना, ये सारा जो है प्रोजेस्टेरॉन का, याद रखिएगा। तो उत्तर हो जाएगा बी। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, कार्टिसोन्स हार्मोन, याद रखिएगा, ये पूरे बॉडी को डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पैनक्रियाज, सेंसोनिल पैनक्रियाज के आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो ब्लड में हमारा ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, हमारा शुगर को कंट्रोल करता है। यदि इसका प्रवाह कम है, रिलीजिंग कम है, तो आपको चीनिया बीमारी हो गया। ब्लड में क्या है? शुगर बढ़ जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? मधुमेह डिजीज। इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इसका हो गया 1। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल में क्या होता है? ऑलरेडी आपका कार्टिजोन, कार्टिजोन एड्रिनल के साथ हो जाएगा, कार्टिजोन याद रखिएगा।
जबकि पिट्यूटरी के साथ क्या हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन, ध्यान में रखना है। तो ऑलरेडी ये क्या करता है एड्रिनल, एक कार्टिजोन जो केमिकल रिलीज होता है, तो ये क्या होता है, ये आपके बॉडी में बड़ा गुस्सा पैदा करेगा, उद्वेग पैदा करेगा, बीपी को बढ़ा देगा, याद रखिएगा। एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ होता है, ये किडनी के ऊपर होता है, याद रखिएगा, दोनों साइड। और ये आपके गुस्सा को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है। उत्तर हो जाएगा हमारा सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी क्या है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट है। इसमें क्या होता है, पथरी डेवलप होता है। क्या है? चलिए 2 क्वेश्चन और है, इसको पूरा कर लेते हैं। कहता है कि ये कैल्शियम ऑक्जेलेट है, याद रखेंगे, इसलिए कहता है कि पालक और टमाटर नहीं खाना चाहिए साथ साथ, दही और खीरा एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सारा ऐसा भोजन है जो एक साथ नहीं लेना चाहिए, अन्यथा कैल्शियम ऑक्जेलेट डेवलप होता है बड़ा तेजी से। तो इस प्रकार से खाने का जो परहेज है उसको भी ध्यान में रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। उत्तर हो जाएगा ए। ब्लड ग्लूकोज को किस में मापा जाता है, तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। अगला रोग डिजीज जो है हमारा, वो ऑलरेडी क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, ये जेनेटिक डिजीज है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम होता है। डायबिटीज किस कारण से होता है, हार्मोन की गड़बड़ी से, जैसे हमने बताया आपको। तीसरा रिकेट्स क्या होता है, विटामिन डी की कमी से हो जाएगा, सूखा रोग हो जाएगा रिकेट्स। और रिंगवर्म क्या है, फंगल डिजीज है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी। इसी के साथ आज की सभा समाप्त होती है। किन्हीं को कुछ कहना है तो बताया जाए।